Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining Omni Academy's Career Counseling webinar, which is about Diploma Business Management and Diploma HRM. We have our trainer with us, Mr. Haseeb Ashra, who's going to tell us why Diploma Business Management is important and why should you choose Diploma HRM. Over to you, sir. Right. Thank you very much for your introduction and welcome all participants. Assalamu alaikum. Hello. Mr. Abdul Muttaqi, please introduce yourself. वालेकुम सलाम सर। सर जी अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, करते क्या हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं आप? मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का बीएस बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। राइट, अच्छा राइट। और अभी आजकल कहीं जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जॉब तो नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस हूँ, सीलियर डिजिटल मार्केटिंग और सीखने का हूँ शौक है। सही। बेसिकली मैं यहाँ पे ओमनी एकेडमी में तकरीबन 3 साल से मेरा ताल्लुक है और यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज के ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें से एक 2 हैं डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट, जिसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज हैं, मॉड्यूल्स हैं जिनको मैं कवर करता हूँ, जिसमें से मार्केटिंग मैनेजमेंट वन ऑफ दी HRM है, ठीक है। उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इन चीज़ों को मैं कवर करता हूँ उस कोर्स के अंदर, डिप्लोमा के अंदर। और डिप्लोमा HRM के अंदर टोटल 5 फंक्शंस हैं जिनको मैं फर्दर वर्किंग करता हूँ, जिसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स है और लॉ के हवाले से चीज़ें होती हैं इसमें। बेसिकली बिफोर वी स्टार्ट, ठीक है, आप लोगों से एक सवाल है, वो ये कि अपना विजन और मिशन ज़रा लिखें, ठीक है। विजन और मिशन से ये मुराद है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी अचीविंग क्या है, आप अपने गोल्स को कहाँ पे देखना चाहते हैं आफ्टर 25 साल, 10 साल, और अपने आप को कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और उसके अलावा आपका पर्पस ऑफ योर लाइफ क्या है, आपके आने का मकसद क्या है। हम मकसद के सेंस में बात कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में हम बनाते आते हैं एक मकसद से, हम काम कर रहे होते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, फलाना बनना चाहते हैं, एक मकसद के थ्रू एक आप करते हैं, या ये दिस इज माई टारगेट टू बी अचीव। तो वो जो पर्पस ऑफ योर लाइफ है, क्या आपका वो पर्पस फुलफिल हो रहा है आपके विजन और मिशन के थ्रू? अगर नहीं हो रहा तो क्या आपने कभी उसके स्वॉट एनालिसिस किया है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर काम किया है? कभी आपने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के ऊपर काम किया है? कभी आपने उनकी स्ट्रैटेजी मेक की है? ये तमाम जो तीनों चीजें हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, उसको डेवलप करने में, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से और HR के पर्सपेक्टिव से बहुत इनिशियल बेसिस पे आती हैं। आप कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उनके एनवायरनमेंट बना हुआ होता है कि ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है और ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है, ये हमारा विजन है, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, फिर हमारे पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो तमाम के तमाम चीजें, अपने गोल्स उन्होंने लिखे हुए होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, राइट। अच्छा, आप लोगों से एक वैसे एक सवाल है कि व्हाट इज योर मार्केटिंग? आपके नजर में मार्केटिंग है क्या चीज? मार्केटिंग बेसिकली एक क्रिएटिंग अ वैल्यू कस्टमर होता है बाय क्रिएटिंग कस्टमर रिलेशनशिप एंड वैल्यू। जब आप किसी कस्टमर को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी कदर करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की वो बेसिकली कदर करता है, जिसकी वजह से वो वैल्यू एक एबल रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। एक रिलेशनशिप इस से अगर कोई इस बंदे को प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव या पर्सन जो होता है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं इन टर्म्स से आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करना, उस कस्टमर को वैल्यू देना। अगर हम ये कस्टमर वैल्यूएशन ना दें अपने स्टूडेंट्स को, अपने करियर्स को, अपने कस्टमर्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के, within the employees also and within the out of the employees also, आपका ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो कस्टमर्स है उनके रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट भी करते हैं। अगर वर्थ ऑफ माउंट ऑफ मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, हाँ यार ये ब्रांड अच्छा, आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप एजुकेशन के लेवल पे हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन पे, डिप्लोमा के सर्टिफिकेशन पे, तो हम कहते हैं यार ओमनी इज वन ऑफ द टॉप रेटेड या टॉप 5 है, आप इनके पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्यों है? मार्केट रेपुटेशन है, लोगों की फीडबैक्स हैं, लोगों की वर्थ है। जो लोग यहाँ से पास आउट होकर गए हैं वो एक ब्रांड नेम लेकर चलते हैं, हाँ यार मैंने ओमनी से पढ़ा हुआ है। और या अगर किस स्पेसिफिक एक कोर्स के बात करें तो ट्रेनर्स के नाम कॉल आउट होते हैं, ट्रेनर्स की वैल्यू बढ़ती है। अब यहाँ पे क्या है, एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली एक आपके कस्टमर्स हैं ओमनी के, ठीक है, और ओमनी के उनके जो वैल्यूएबल फीडबैक्स है ट्रेनर्स के हवाले से या ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, वो उसकी मार्केट रेपुटेशन ऊपर लेके जाती है, ठीक है। इसी तरह हम उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के कि कस्टमर की नीड क्या है, उसके वांट्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है, और उसके मार्केटिंग प्रोग्राम को वैल्यूएबल करना है। माजरत चाहूंगा कि अगर आपको ये ठक ठक की आवाज आ रही बेसिकली हो रही है बिल्डिंग के अंदर, तो उसके शोर की वजह से माजरत है अगर आपको अनॉय हो रहे हैं। अच्छा, अब मार्केटिंग एंड प्रोग्राम टू भी डिलीवर वैल्यू है, उसके बाद फिर उसकी प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप और वैल्यू क्रिएट करते हैं टू कस्टमर। हम कस्टमर की रिटेंशन हमें बहुत जरूरी होती है एज पर मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, वो क्या है, क्लाइंट्स को डील करता है। क्लाइंट्स की बात ना माने तो वो डिलीवर कैसे होगा, बिजनेस कैसे जनरेट होगा, बिजनेस कैसे क्रिएट होंगे। इवन कि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो ड्रामास बनते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं टू पब्लिश इन दी, ये जियो है, हम टीवी है, ARY है, वहां पे अपना पैसा लगाते हैं, और उनको TRP प्रोग्राम, क्योंकि ड्रामा अच्छा होता है, स्टोरी अच्छी होती है, तो वो उसकी रिकग्निशन भी वैसे ही आती है। अच्छा काम हमेशा उसकी वैल्यू की जाती है, बुरे काम की इतनी वैल्यू नहीं क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन हर इंडस्ट्री में ऊंच नीच हर काम किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करो, कभी कभार सिचुएशन के हिसाब से, हालात के हिसाब से कुछ नेगेटिव भी दिखाना पड़ता है, कुछ पॉजिटिव भी दिखाना चाहता है। जिस तरह से बहुत से ड्रामास आप देखते होंगे, लेकिन उसकी कोई ना कोई एक स्टोरी बेस्ड होती है, स्टोरी लाइन होती है, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर मार्केट सेगमेंटेशन होती है, मार्केट सेगमेंट होते हैं, मार्केटिंग पोजीशनिंग होती है, और उसके बाद फिर टारगेट मार्केट होता है। मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली क्या चीज होती है कि आपने बेसिकली सेगमेंटाइज करना होता है कि यार ये एरिया है, इस एरिया के अंदर ये पॉपुलेशन हैं, इन एरिया को मैं टारगेट करूंगा। अब जब आप एरिया को आइडेंटिफाई करते हो तो उसके अंदर सेगमेंट बनाना पड़ता है कि पॉपुलेशन कौन सी, एज ब्रैकेट के आपके टारगेट मार्केट के कौन से लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, टीन एज को कर रहे हो, अडल्ट को कर रहे हो, एज ग्रुप को कर रहे हो, किसको कर रहे हो। फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की जाती है, उस एरिया के हिसाब से शेल्फ पोजीशनिंग होती है, मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। छोटे से एग्जांपल मैं लेता हूँ, जब हम शॉप के अंदर या किसी एक जनरल स्टोर पे हम जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो वेल नोन जो ब्रांड्स होते हैं, वो सबसे अपनी आई, जो आपकी आंखों के सामने जो शेल्फ होते हैं ना, आई स्टैंडर्ड, वो कह लें कि वो मोस्ट एक्सपेंसिव कह लें के लायक होता है, ये पोजीशन होती है इन ऑर्डर्स, इन प्रोडक्ट लाइंस के अंदर। एक शेल्फ के अंदर एक, मैं कहूँगा कि मिल्क कैटेगरी के मैं बात करूंगा तो ऑलपर्स सामने नजर आता है, क्योंकि वो रेड कलर है, ओपोनेंट नजर आते बंदा कैच करेगा। अगर हम फॉर एग्जांपल बिस्किट कैटेगरी में जाएंगे, तो वो जो सुपर है या पिंक फीलिंग्स कंपनी है, वो अपने सबसे पहले वो अपने प्रोडक्ट सबसे टॉप पे लेकर आएंगे, एंट्रेंस जैसे हम कहेंगे, एक शेल्फ है। अगर वर्टिकल जा रहा है तो पहले वो पोजिशनिंग वो करेगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर है तो डेफिनेटली अपना वो जो प्रीफरेंस करेगा या आई कैचिंग पे अपना सारा प्रोडक्ट वो रखे एक दो शेल्फ के अंदर, ज्यादा से ज्यादा ऊपर नहीं रखेगा ना नीचे रखेगा, क्योंकि जो आपकी वर्थ होती है, जिसमें से मार्केट पोजीशन होती है, जिसमें से बाइंग स्टैंडर्ड होता है, वैसे लोग अपने शेल्फ के अंदर वो चीजें रखी जाती हैं, पोजीशन की जाती है।
एक चीज ये तो हो गई फिजिकल प्रोडक्ट्स की। इवन के जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो आपकी वर्ड से होती है, आपकी सर्विसेज से होती है, आपकी वर्ड ऑफ माउथ से होती है, आपकी रिकग्निशन से होती है। वो आपके माइंड रजिस्ट्रेशन होती है कि माइंड में कैसा रजिस्टर किया होता है आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट पे। ठीक है, जब हम ये पोजीशन करते हैं, पोजीशनिंग करने के बाद आपकी जो टारगेट मार्केट है वो स्टार्ट यू हिटिंग देम। आप उनको टिक करना करते हैं, यार ये मेरा टारगेट है कि ये 16 से 18 के जो एज ग्रुप है ये मेरी टारगेट मार्केट है। नीश मार्केट वो होती है कि बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, लिमिटेड कैटेगरीज होते हैं, और वो लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लोग एक पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ले डेविडसन है, वो एक पर्टिकुलर एक क्लास फॉलो करती है, हर कोई हार्ले डेविडसन को नहीं फॉलो कर रहा होता। एक पर्टिकुलर क्लास जिनके पास पैसा है या जो शौक है, शौकीन है हैवी बाइक्स का, वो लोग परचेज करते हैं या वो लोग अपने साथ रिटेन करते हैं उन चीजों को। ओवरऑल देन आप 4 P's की हम बात करते हैं, मार्केटिंग मिक्स आते हैं जिसके में प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस होता है। ठीक है, उसके बाद 4 C's मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 P's एंड 4 C's, क्योंकि मार्केटिंग इन मार्केटिंग मिक्स के हवाले से 4 P's के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं। दैट इज द कोर मार्केटिंग, कहेंगे कोर बेस आप कह सकते हैं। 4 C's क्या है? कंज्यूमर है, कॉस्ट है, कन्वीनियंस है, कम्युनिकेशन है। कंज्यूमर कौन है? क्या वो कंज्यूमर लेने के परचेज है उसके घर के पास से शॉप, नंबर 1। नंबर 2, आपकी ने जो प्रोडक्ट रखा है क्या वो परचेजेबल है? एक मिसाल के बात करता हूँ कि जो विपिक क्रीम होती है जो केक के ऊपर यूज की जाती है, ठीक है, वो एक सेलर जो मार्केट जो ऑर्गेनाइजेशन जो सेल करती है वो तकरीबन 350 की सेल करती है। एक मिसाल है, एक मसलन के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। अब वो रिटेलर को 350 में मिल रही है, वो कितने की बेच रहे हैं? 400 की बेच रहे हैं। क्या उसके अलावा कोई कंपनी है जो सेम प्रोडक्ट बना रही है या नहीं बना रही? अगर बना रही है, क्या वो इम्पोर्टेड है? उसकी क्या कॉस्ट है? 800 है, 1200 है? क्या फ्लेवर, ओवरऑल ये बहुत कुछ मैटर करती है विद द इम्पोर्ट एंड लोकल प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं हम, एडवर्टीजमेंट के थ्रू किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बीटीएल कर रहे हैं, एटीएल कर रहे हैं या टीटीएल कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं। कन्वीनियंस क्या है? इजी टू परचेज है, किसी को आसानी हो, इजी टू परचेज करने हैं, किसी को इजी टू एक्सेस जिसे हम कहते हैं, ये उससे रिलेटेड आता है कन्वीनियंस में। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इंसान की एक लाइफ होती है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी आती है, डिक्लाइन होता है। इसी तरह प्रोडक्ट में भी होता है, और इंसान के अंदर कभी इंट्रोडक्शन के बाद कभी उसकी डेथ हो जाती है, कभी ग्रोथ जवानी होती है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, कभी मेच्योरिटी पे पहुंचे तो 30 से 40 साल का होता है उसकी डेथ हो जाती है, कभी बुढ़ापे में जाके डिक्लाइन होता है। इसी तरह आपके जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वैसे ही चल रहा होता है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी होती है, डिक्लाइन होता है। और ये चारों फैक्टर्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बहुत रिफ्लेक्ट करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। आपका जो पेप्सी है, मेरी नज़र में वो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी स्टेज पे अपने आप को कॉन्स्टेंटली सस्टेन रखता है। क्यों? बार बार एडवर्टीजमेंट, बार बार प्रोडक्ट लाइफ अपनी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा होता है, प्रोडक्ट को चेंज करता है, एडवर्टाइजमेंट को चेंज करता है, न्यू कंटेंट बनाता है। क्यों? लोगों के माइंड में रजिस्टर करने के लिए। ये थोड़ी सी झलक यहाँ तक मैंने बेसिकली बिजनेस डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ये वो इसका एक झलक दिखा है। एक आपको स्टार्टिंग के अंदर डिप्लोमा एचआरएम और बिजनेस डिप्लोमा एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर एक कोर्स है एचआरएम का, उससे रिलेटेड आगे फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और फिर मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ रुजू करूंगा। अगर किसी को सवाल है वो टेक्स्ट मैसेज या क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, या अगर कोई सवाल आते हैं तो अपने लिख लें तो फिर हम उससे सवाल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, एचआरएम के अंदर टोटल 5 फंक्शंस होते हैं और ये एसेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। नंबर 1, स्टाफ, के लोगों को रिक्रूट करना है, उनको सिलेक्ट करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको ट्रेन करना है, पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट दे आर हायरिंग फॉर इट। अगर वो सेल्स का बंदे के लिए हायर करें तो सेल्स की ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है।
ठीक है। फिर उसके परफॉर्मेंस होती है, प्रोबेशन पीरियड इन एवरी एवरेज ऑर्गेनाइजेशन 3 to 6 मंथ्स की होती है। उसके बाद फिर उसको प्रमोशन या परमानेंट की तरफ किया जाता है। प्लान क्या है? गोल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के सेट किए जाते हैं, कंपनी के भी सेट किए जाते हैं, डिपार्टमेंट के भी गोल्स होते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसीजर होता है, एसओपीज होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स और रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। अगर कहीं पे गलती आती है, देयर इज ऑलवेज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे हम एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाते हैं एसओपी, और उनको फिर हम प्लानिंग करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। उस एसओपी को बनाने के बाद कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल के सेंस में स्टैंडर्ड है, उसके कंप्रीहेंसिव परफॉर्मेंस है। अगर कोई गलती करता है, एक बार याद रखिएगा, उसके अगेंस्ट पे एक सीपीआर यूज होता है, करेक्टिव प्रिवेंशन एक्शन रिपोर्ट। सीपीआर बेसिकली क्या चीज है कि क्या गलती हुई, किस वजह से हुई, आपने, ठीक है, ये गलती हुई, फॉर एग्जांपल गलत ऑर्डर चले गया, क्यों गलत ऑर्डर गया, आपने क्या एक्शन लिया उसके अगेंस्ट पे, और उसका सोल्यूशन क्या है। आपने क्या रिप्लेसमेंट ऑर्डर दिए, रिप्लेसमेंट ऑर्डर नहीं दिया तो क्या उसको कस्टमर को सॉल्व किया, क्या इश्यू किए। इवन कि मैं आपको अपनी एक एग्जांपल अभी दे देता हूँ। एक कस्टमर ने मुझे कंप्लेन की कि भाई ये ऑर्डर है ना बेसिकली N0719 ऑर्डर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एन उसने लिखा हुआ था P0719। मेरी टीम मेंबर ने उस कस्टमर से पूछा था कि भाई ये P0719 है या 719 है, उसने कहा 719 है। अब ऑर्डर उसके ईमेल का जो प्रूफ था, जब उसने कंप्लेन रेज आउट किया तो उसका स्क्रीनशॉट देके कस्टमर को दिया कि सर ये हमारी गलती नहीं है, ये आपके एंड से आई है। अब क्या किया उसने कि उसने वो ऑर्डर न्यू ऑर्डर के साथ अपना प्लेसमेंट किया। अब यहाँ पे देखें, ये चीज अगर कोई कंप्लेन आए, यू हैव एविडेंस टू रिजॉल्व दैट थिंग। अगर मींस के आपके एंड से गलती नहीं, मींस के कस्टमर के एंड से हुई है, तो यू आर ऑन ए सेफ साइड। आप प्रिवेंशन, आपने एक्शन रिपोर्ट लिए, एक्शन लिए, ठीक है। अगर कोई गलती हुई, फिर आपने क्या एक्शन लिया, दैट इज मेक कहने के कॉज होगा, ये इश्यूज बनेंगे। एक और चीज, ये एक एग्जांपल दिए काम के लिहाज से, दूसरा ये कि अटेंडेंस के हवाले से एक ये एसओपी होती है, लेट आ रहा है कोई, छुट्टियां कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए। इनरेगुलर छुट्टियां, कभी कभार अगर छुट्टियां बहुत एक्सेस हैं, आपका साल एंड हो रहा है, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि भाई यह चीज आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो देन यू हैव टू यूटिलाइज, अदरवाइज यू हैव फुली चांस टू कैरी, अगर कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड करें, नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल करें या अगले साल उसको ले लें। ऑर्गेनाइज से क्या मुराद है? हर डिपार्टमेंट का काम होता है, स्पेसिफिक टास्क होता है, हर बंदे का जिस डेजिग्नेशन के लिए वो हायर होता है उसकी एक पोजीशन होती है, उसको काम करने की हैसियत होती है, और उसकी हैज टू डू वर्क। एक बात मिसाल के तौर पे एक स्टोरी है कि एक फॉक्स कहता है कि रैबिट आता है, देखता है कि यार ये ईगल है ना ऊपर बैठा हुआ है दरख्त के ऊपर, तो कहता है जब वो ऊपर बैठा है खामोशी से, तो मैं भी बैठता हूँ, वो नीचे बैठ जाता है। होता ये कि फिर फॉक्स आता है लोमड़ी, और उसको पकड़ के रैबिट को लेके चला जाता है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जब आप एक सर्टेन एक्सपीरियंस के साथ ऊपर बैठते हो, जहाँ पे विजनाइज करते हो, अपने नजरिए को देखते हो, ठीक है, और आपने अपने काम को उस लेवल पे रखना होता है कि नीचे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रांग हो कि आप बस अगर कोई गलती भी होती है तो आप उसको मॉनिटाइज करके उसको आइडेंटिफाई कर सको। बेसिकली जो अपर लेवल है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज एक स्टोरी है कि स्पेसिफिक टास्क को ऑर्गेनाइज करना बड़े लेवल पे क्या होता है और छोटे लेवल पे क्या चीजें चल रही होती हैं, और ये सारी की सारी एक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के थ्रू चलता है जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीड। हर एम्प्लॉय का मोटिवेशन बहुत जरूरी, एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, शाबाशी जरूरी है। गलती करता है उससे पूछो क्यों गलती की, किस वजह से की है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप आइडेंटिफाई किए बगैर कोई इश्यू अगर कर रहा है, कोई एम्प्लॉय को इरिटेशन हो रही है, तो उससे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। उसको निकाल देना इज नॉट द सोल्यूशन, मतलब उसको फायर करना इज नॉट द सोल्यूशन।
ये मैं जनरल एक बात करूँ, उससे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, उसकी बात सुनना, उसकी अहमियत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा होता है। ही इज इन्वेस्टिंग हिज टाइम एंड एनर्जी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैं मिसाल दे रहा हूँ इस वजह। HRM की स्पेसिफिक डेफिनेशन की, द पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिस involved in carrying out the people or human resource aspect of management position, including recruitment and training, appraising and rewarding। ये तमाम चीजें पांचों जो फंक्शंस हैं वो इस पे रिलाई होती हैं जो HRM लुक आफ्टर कर रहा होता है। HR creates basically value engaging activity that produce the employees behavior the company needs to achieve its strategic goals। वही बात स्लाइड नंबर 1 के अंदर, गोल्स, विजन, मिशन, उनकी स्ट्रैटेजी, ये तमाम चीजें उनको अचीव करने में कामयाबी दे, कंपनी को भी और एम्प्लॉयज को भी। एज पर HR स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करती है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एग्जीक्यूटिंग द organization's mission by matching its capabilities and demands of its environment। Strategy is a course of action. The company's long-term plan for how it will balance its internal strength and weaknesses with the external opportunities and threat to maintain a competitive advantage। गाइस, जितने भी आप लोग इस वक्त ये सेशन अटेंड कर रहे हो, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जब इंसान के अंदर एक कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है तो फिर आपके अंदर एक एक्स फैक्टर जो होता है, जैसे कहते हैं डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स, तुम्हारे अंदर क्या खासियत है, तुम्हारे अंदर क्या चीज अलग चीज है जो लोगों के अंदर नहीं है, लोगों के अंदर क्या चीज है जो तुम में नहीं है, क्या डिफरेंट है, व्हाट इज द एक्स फैक्टर। वो जो एक्स फैक्टर है दैट नीड्स टू बी वर्क ऑन, वो तुम्हें कम्पिटिटिव एडवांटेज देगा इन द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, इन योर लाइफ आल्सो, इन एवरीवेयर। बस एक बात का, एक चीज का ख्याल करने की जरूरत होती है कि जब हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए, उसको नेगेटिवली लोग यूज ना करें, उसको पॉजिटिवली यूज करें। लोग अगर आपके लिए नेगेटिव लोग इस्तेमाल करें, नेगेटिव वर्ड्स यूज करें, उनको कहें कि अच्छा यार इससे बेहतर क्या पोजीशन है, क्वेश्चन दें, ठीक है। उनको पॉजिटिव साइड पे लेकर जाने के बजाय नेगेटिव ऑटोमेटिकली आपकी साइड पे हो जाएगी। इंसान को हमेशा पर्सपेक्टिवली भी और गोल्स वाइज भी पॉजिटिव देखना चाहिए, कोई अच्छी चीज ढूंढनी चाहिए हर लिहाज से, हर इंसान की स्किल्स एबिलिटीज के अंदर। बुराई हर इंसान में होती है, बुराई को साइड पे करके अच्छाई के ऊपर शाबाशी दें तो क्या पता जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव साइड की तरफ चला जाए। इंसान अपने अंदर स्किल्स इतने डेवलप कर ले कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही तो वो इमेजिन करे कि बहुत बड़ा एक पिक्चर है, बहुत बड़ी पिक्चर है, एक सीनरी है, यू आर स्टैंडिंग ऑन द माउंटेन एंड यू आर लुकिंग एंड एवरी माउंटेन के यार हर पीक है, कभी किसी की ऊंची है, कभी बहुत ऊंची, कभी छोटी है, हर लेवल कोई स्मूथनेस नहीं है, हर किसी की ऊंचाई डिफरेंट है, हर इंसान, हर माउंटेन की जो पीक है, हर उस लेवल की डिफरेंट पोजीशन है। उसकी एप्रिसिएशन करना बहुत जरूरी है, उसको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, उसको वैल्यू देना बहुत जरूरी है। जब आप इन चीजों को पॉजिटिव साइड से देखते हैं तो नेगेटिव साइड खुद ही बाय बाय हो जाती है, वो नुक्ता चुनटी नजर आनी शुरू हो जाती है, वो कतरा, बारीक सा कतरा नजर आना शुरू हो जाता है उस इमेज के अंदर। आपका परसेप्शन, आपका नजरिया ऐसा हो कि आप खुद फील करेंगे यार दिस इज टुडे इज माय बेस्ट डे, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, दिस इज व्हाट इज माय गोल। ये आपके पैरामीटर्स होने, दिस इज योर सर्कल। फिर आपके कम्पिटिटिव एडवांटेज आपकी नजर आनी शुरू होती है, आपकी स्किल डेवलपमेंट में नजर आती है। सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी हैं, आपके टेक्निकल स्किल्स बहुत जरूरी हैं अगर सरवाइव करना है। आजकल के दौर में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बट स्किल्स होना बहुत जरूरी है, हुनर होना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता आप लोगों को खाना पकाना किसको आता है, लेकिन खाना पकाना इज अ होम मेड स्किल्स, जो होम कहते हैं कि जो स्किल्स होते हैं वो आनी चाहिए। क्यों? वक्त का किसी को भरोसा नहीं है, किसी का वक्त आने का पता नहीं है, क्या पता अगर आप USA जाते हो, किसी आउट ऑफ कंट्री जाते हो
वहां पे तो अम्मी नहीं बना के देंगी ना, वहां पे कोई कुक बना के तो नहीं देगा, आपको खुद बनाना है, आपने खुद सिलाई करनी। इवन के पंचर लगाना है तो वो आपने खुद लगाना है। इवन ये आपको स्किल्स आनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स आपको सीखनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। इट विल सेव योर कॉस्ट, इट विल सेव योर माइंड, बट यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट। स्किल्स आपको सीखने को मिलेगी, आपको इनोवेटिव बना सकते हो। सही। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आफ्टर एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, थोड़ा सही रहेगा। मैनेजमेंट के अंदर कुछ जो हम स्ट्रैटेजिक बनाते हैं, बेसिकली 6 स्टेप्स को देखते हैं बिजनेस के हवाले से। एक ऑर्गेनाइजेशन की एचआर के हवाले से भी, एक बिजनेस क्या है, उसका मिशन क्या है। स्टेप नंबर 2 उसके एक्सटर्नल इंटरनल, जिसे हम ऑडिट करते हैं स्वॉट एनालिसिस बनाने को। आपकी कंपनी का जो मिशन है उसको स्ट्रैटेजिक गोल्स के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है। एक बात याद रखिएगा, विजन होता है 20 से 25 साल का, मिशन होता है 5 साल का। वो 5 साल आपके मिशन है कि हाउ यू विल बी अचीविंग एंड हाउ यू विल बी एग्जीक्यूटिंग है। ठीक है, जब आपने एग्जीक्यूट गोल्स बना लिए तो उसको फॉर्मुलेट करना जरूरी है कि हाउ द व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट इज योर गोल एंड हाउ यू विल इंप्लीमेंट इट एंड हाउ यू विल अचीव इट। ठीक है, देन योर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट। फिर जब इम्प्लीमेंटेशन हो, उसकी इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है अपनी परफॉर्मेंस को। एक बात याद रखिएगा कि जब भी काम स्टार्ट करें उसको तकमील तक रखें, उसको एंड करें। अगर आप उसको समझते हैं या मिड में पहुंच गए तो उसको वैल्यूएट करें और उसको रीडायरेक्शन करके उसको री टारगेट को, अपने टारगेट की तरफ री डायरेक्शन करके उसको अचीव करें। अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस खुद नजर आनी शुरू हो जाएगी। वंस यू प्लान, वंस यू इमेजिन, वंस यू नीड इट, जो आप सोचोगे नजर आना शुरू होगा। अच्छा सोचोगे अच्छा नजर आएगा। आपने ये सोचा कि आज का दिन ये मैं गोल अचीव करूंगी या ये बुक पढ़ूंगा, तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट डूइंग इट। यू इमेजिन दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, यस यू कैन डू इट। बट नॉट द लीस्ट, एचआर के मेजर 5 या 6 फंक्शंस होते हैं जिसमें हम बात करते हैं। एचआरएम के अंदर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आपके ओवरऑल बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर ब्रीफली आपको बता दूं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हर हर महीने हर दिन एम्प्लॉय की इम्प्रूवमेंट की तरफ रखा जाता है। लेकिन जो अप्रेजल होता है वो साल में एक दफा होता है और वो एचआर करते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे होता है, और ज्यादा वो डिस्कशन जो होती है वो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से होती है, नॉट विद द एम्प्लॉय। ठीक है, बेनिफिट्स आपके सैलरी, अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड से जो रिलेटेड जो हम बात करते हैं कि भाई कंपनसेशन कैसे होगी। ठीक है, जैसे हम इन वेजेस के हवाले से बात होती है। लेबर रिलेशन, पाकिस्तान लॉ क्या कहता है, 18 साल से कम उम्री आप फैक्ट्री के अंदर जॉब नहीं हो सकते, 18 साल से अबव हो सकते, सीएनआईसी बने और फिर आप लेबर में काम कर सकते हैं इन ये ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रीज के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एनवायरनमेंट, मोटिवेशन। आप अगर स्ट्रेस माहौल होगा, लोग भी प्रेशराइज होंगे। अगर आप लोगों को प्रेशराइज रखोगे, द रिजल्ट्स विल बी ऑलवेज प्रेशराइज। प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, इंसान की हेल्थ खराब होगी। एनवायरनमेंट आप अच्छा रखोगे, पीसफुल रखोगे, सुकून रखोगे, तो वो लोग कहेंगे हाँ यार टाइम से जा रहा हूँ, टाइम पे आ रहा हूँ, काम डिलीवर हो रहा है। आपके पास 9 घंटे होते हैं ऑफिस के अंदर, यूटिलाइज विद रेगुलरली। 9 घंटे के बाद आपके पास कोई लिवरेज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा अगर कोई दे भी रहा है तो कोई वर्थफुल नहीं है, वो आपको लेबर क्यों बना रहा है। आपके पास सुबह 9 बजे टाइमली पहुंचे हैं, 6 बजे उठने का टाइम है, 6:05 में आप उठ जाएं, 6:02 में उठ जाएं। लेकिन क्या है, काम अपना डिलीवर रखें, अप टू द मार्क रखें। अगर कोई सवाल आपसे पूछे, आपका बॉस पूछे, आपके सबऑर्डिनेट पूछे, यू आर इजी टू आंसर इट। आपके ये सारी एनवायरनमेंट बहुत रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा एंड ऑफ सेशन जरूर करूंगा। किसी को सवाल है तो प्लीज 1 बाय 1 अनम्यूट करके आंसर जरूर करें, ताकि फिर उनके सवालात के जवाब करूं। करियर काउंसलिंग के हवाले से सवाल कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड बात करना चाहें तो जी बिस्मिल्लाह करें। जी, ओपन दी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन प्लीज।
Hello, anyone? Hello, Aisha, Shamaila, any question? Manhaj, any question? Right, Farhad, it's over to you. Please call it. It's over to you. Thank you, sir. Thank you for taking out time for this webinar. Thank you, participants, for joining. Please contact on the numbers that are being shared on the screen for more information on course. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz. Take care, everyone.